प्यारे बच्चों, आज हम प्योर साइंस में मानव की जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जनन तंत्र के बारे में आज आपको पढ़ना है कि मानव जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके कौन कौन से अंग होते हैं। तो इनके बारे में आपको विस्तार से आज हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मानव जनन तंत्र में अपन बात करें कि सबसे पहले जनन क्या होता है। जनन जिसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन देखिए आप सब जानते हैं, सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जनन की क्या हुई कि सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। देखिए जनन एक जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जनन एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव, जो भी सजीव है, प्रत्येक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। प्रत्येक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। अर्थात कोई भी जाति है वो जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती है। अगर किसी जाति में जनन नहीं हो तो उस जाति की संख्या नष्ट हो जाएगी और वो जाति भी एक दिन क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए जनन करना आवश्यक है। जनन वैसे 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। तो अपन मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। अर्थात लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें 2 जनक भाग ले, विपरीत जनक, जैसे नर और मादा, तो उसको अपन कहते हैं लैंगिक जनन। जबकि कायिक जनन और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, उससे ही संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में हमेशा विपरीत लक्षणों वाले 2 जनक भाग लेंगे, एक नर और दूसरा मादा। तो मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। अब ध्यान दीजिए बेटा, लैंगिक द्विरूपता। द्विरूप का मतलब 2 रूप, किसके? लिंग के, यानी एक नर और दूसरा मादा। तो आपको पता है कि मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अर्थात अपन बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा नर और कौन सा मादा है। तो लैंगिक द्विरूपता मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अर्थात बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नर में दाढ़ी मूंछ का आना, जबकि मादा में दाढ़ी मूंछ नहीं आती, तो उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कौन सा नर है कौन सा मादा है। इसके अलावा नर में वर्षण कोष आदि का पाया जाना,
जबकि मादा में स्तन ग्रंथियां विकसित होती है, इसलिए अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि नर कौन सा और मादा कौन सा है। इसके अलावा नर में आवाज़ का भारी होना, जबकि मादा में आवाज़ का पतला होना, इसके अलावा कोमल त्वचा का पाया जाना, ये मादा के लक्षण हैं जिनको अपन आसानी से पहचान सकते हैं। यानी नर और मादा में अपन आसानी से डिफरेंट कर सकते हैं, तो वो होती है लैंगिक द्विरूपता। यानी बाह्य लक्षणों को देखकर अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा नर है कौन सा मादा, तो इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। अब अपन मानव के जनन तंत्र की बात करेंगे कि जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं और वो भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर मानव के जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा है मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानव के जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र। पहले अपन बात करें नर जनन तंत्र की, जो नर में पाया जाता है। तो पहले आपको ध्यान देना है, पहले अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। देखिए इधर पहला अपन पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो आप ध्यान देंगे नर जनन तंत्र को, मानव के नर जनन तंत्र को मुख्य रूप से पहले तीन भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से है? पहला देखिए प्राथमिक जननांग, जो सबसे मेन होता है वो कहलाता है प्राथमिक जननांग। तो पहला होता है प्राथमिक जननांग, दूसरा होता है सहायक जननांग और तीसरा होता है सहायक जनन ग्रंथियां। तो आप पहले बताएंगे कि मानव के जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां। यही भाग मादा में होते हैं तो सेल में होते हैं, लेकिन इनके जो अंग है वो अलग अलग होंगे। तो देखिए नर जनन तंत्र में जो पहला भाग है प्राथमिक जननांग, उसके अंतर्गत कौन आता है? तो आपको ध्यान देना है, इसमें एक ही अंग आता है वर्षण, जो सबसे मेन अंग है। प्राथमिक जननांग वर्षण, जिसको अपन टेस्टिस बोलते हैं, वर्षण आता है। सहायक जननांग के अंतर्गत अधिवर्षण, शुक्र वाहिनियां, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिश्न। तो ये जो पांच भाग है वो होते हैं सहायक जननांग। यानी जो मेन भाग है वो तो होता है वर्षण, जिसको अपन प्राथमिक जननांग कहते हैं, वर्षण। सहायक जननांग, जो सहायक जननांग है वो कौन कौन से होते हैं? अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिश्न। अब अपन बात करें सहायक जनन ग्रंथियां, तो आपको ध्यान देना है नर में दो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। पहली होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और दूसरी होती है काउपर्स। ये ध्यान देना, काउपर्स केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों में ही ये ग्रंथि मिलती है, काउपर्स ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये मानव के नर जनन तंत्र के कंप्लीट पार्ट होते हैं। मानव की नर जनन तंत्र को तीन भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक जननांग, जिसके अंतर्गत कौन आता है? वर्षण।
दूसरा है सहायक जनना, जिसके अंतर्गत अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्र मार्ग व शिश्न आते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां, इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि होती है काउपर्स, जो केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। काउपर्स ग्रंथि का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब ध्यान दें, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राथमिक जननांग वर्षण के बारे में कि वर्षण कैसा होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्षण, तो ध्यान से देखिए इधर। तो अपन सबसे पहला जो मेन अंग है नरजनन तंत्र का वो लेते हैं वर्षण। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, वर्षण। ध्यान दीजिए इधर, वर्षण देख रहा, मानव में एक जोड़ी का मतलब समझ गए दो, एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के वर्षण उदर गुहा के बाहर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से क्वेश्चन आता है, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछेगा मानव के वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, मानव में वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो आपको बताना है क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर का ताप मतलब वर्षण कोश, बाहर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। किसका ताप अधिक होता है, उदर गुहा का ताप जो होता है वर्षण कोश के ताप से क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा ताप होगा तो शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो वर्षण है, जब बच्चा पेट में होता है, भ्रूण अवस्था होता है, तो उसके 7वें महीने में, कौन से महीने में, 7वें महीने में वर्षण उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर के ताप से यानी वर्षण कोश से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए प्रतिकूल होता है। यदि वर्षण उदर गुहा में रहेंगे तो शुक्राणु का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बताएंगे, इसलिए मानव में जो वर्षण है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। आप क्वेश्चन को उल्टा भी घुमा सकता है, कैसे कि मानव के वर्षण कोश में क्यों पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे वर्षण कोश का ताप उदर गुहा के ताप से, वही चीज है उल्टा कर दो, वर्षण कोश का ताप उदर गुहा के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए अनुकूल होता है। यानी आपको ध्यान देना है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर के ताप से या वर्षण कोश के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ज्यादा होता है, जो
शुक्राणु के परिपक्व होने के लिए प्रतिकूल होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वर्षण कोष में क्यों पाए जाते हैं वर्षण, तो आप बताएंगे क्योंकि वर्षण कोष का ताप उदरगुहा के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है, जो शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए अनुकूल होता है। इसलिए जो वर्षण होते हैं वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, वर्षण कोष में। कहाँ पाए जाते हैं, वर्षण कोष में, ताकि शुक्राणुओं का परिपक्वन आसानी से हो सके। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए वर्षण जो होता है, मैंने बताया 2 वर्षण पाए जाते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अब देखिए इसकी संरचना की बात करें अपन, वर्षण की संरचना की बात करें तो आपको ये बताना है कि एक जोड़ी वर्षण होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। प्रत्येक वर्षण 4 सेंटीमीटर मोटा। कितना सेंटीमीटर मोटा है, 4 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा। 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा। और वर्षण का जो भार होता है वो आपको बताना है 10 से 15 ग्राम। प्रत्येक वर्षण का भार कितना होता है, 10 से 15 ग्राम। अब देखिए आगे अपन वर्षण के बारे में जो मेन चीजें हैं, अब आगे देखिए आप। देखिए बेटा, वर्षण में 2 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण होते हैं, 2 आवरण। जो इसका बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण, इसका नाम याद रखना है दोनों आवरण के आपको। वर्षण का जो बाह्य आवरण होता है वो पतला होता है। कैसा होता है, पतला। और वर्षण का जो बाह्य आवरण उसका नाम होता है ट्यूनिका वैजाइनेलिस। ये ध्यान देना है। आपसे पूछेगा वर्षण के ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे वर्षण के ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसमें जो बाह्य आवरण है जो पतला होता है वो होता है ट्यूनिका वैजाइनेलिस। दूसरा आवरण जो होता है वर्षण का, आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण जो संयोजक का बना होता है, आंतरिक आवरण, इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान दे इधर, वर्षण का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, ट्यूनिका वैजाइनेलिस। वर्षण का आंतरिक आवरण क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वर्षण में 2 आवरण पाए जाते हैं। पहला होता है ट्यूनिका वैजाइनेलिस, जिसको अपन बाह्य आवरण कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है आंतरिक आवरण, जिसको अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ध्यान दे इधर, अब मैंने आपको बताया था कि वर्षण जो होते हैं, वर्षण कोष में पाए जाते हैं। अब ध्यान देना इधर, वर्षण कोष की दीवार जो होती है वो लचीली पतली कैसे होती है, वर्षण कोष की दीवार लचीली, यह आपको ध्यान रखना है, लचीली पतली व रोम युक्त यानी बाल रोम युक्त होती है। किसकी दीवार, वर्षण कोष की। वर्षण कोष की दीवार, वर्षण कोष में क्या पाया जाता है, वर्षण कोष की दीवार लचीली पतली व रोम युक्त होती है। अब ध्यान दें, इसके ऊपर अरेखित पेशी तंतुओं का स्तर पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ध्यान रखना, वर्षण कोश की दीवार जो होती है वो लचीली, पतली व रोमयुक्त होती है, जिसके ऊपर, किसके ऊपर, वर्षण कोश की दीवार के ऊपर अरेखित पेशी तंतुओं का स्तर पाया जाता है, जिसको अपन डार्टोस पेशी स्तर कहते हैं। डार्टोस पेशी स्तर कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, डार्टोस पेशी स्तर कहते हैं। आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वर्षण की संरचना की अपन बात करें तो इस प्रकार से वर्षण एक अंडाकार संरचना होती है। इस प्रकार से दो वर्षण होते हैं जिसकी संरचना कैसी होती है, अंडाकार। वर्षण कोश के चारों ओर इस प्रकार से, ये वर्षण के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसको अपन कहते हैं वर्षण कोश। वर्षण कोश, वर्षण कोश चारों ओर से आवरण पाया जाता है इसके ऊपर, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्षण कोश कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर, इसमें क्या होता है कि वर्षण में अपवाहक नलिकाएं, कौन सी नलिकाएं, अपवाहक नलिकाएं पाई जाती है जो अत्यधिक कुंडलित हो जाती है। इस प्रकार से अत्यधिक क्या हो जाती है, कुंडलित, तो इसको अपन कहते हैं फिर अधिवर्षण। क्या कहलाता है ये, अधिवर्षण। और ये अधिवर्षण अत्यधिक कुंडलित होकर फिर इस प्रकार से ये, यानी वर्षण के भीतरी किनारों पर, कौन से किनारों पर, भीतरी किनारों पर अधिवर्षण का क्या होता है, निर्माण। और इस अधिवर्षण से ही अपवाहक नलिकाएं वापस यहाँ ब्लैडर की ओर यानी जनन मार्ग की ओर निकल जाती है, जिसको अपन कहते हैं शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी भी कितनी होती है, दो। यहाँ से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शुक्राणुओं का निर्माण होकर इस शुक्रवाहिनी द्वारा जनन मार्ग में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जनन मार्ग में पहुंच जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनी होती है, ये अधिवर्षण होता है और ये क्या होता है, वर्षण कोश। अब इंपॉर्टेंट चीज आगे ध्यान दे, देखिए वर्षण का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ध्यान देना है, वर्षण कोश की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी बहुत सारी मात्रा में ये इकाइयां मिलेगी तब जाके किसका निर्माण होगा, वर्षण का। तो आपको याद रखना है, वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को ध्यान दे शुक्रजनक नलिका, या इसका दूसरा नाम जो फेमस नाम है वो भी याद रखना है, सेमनीफेरस। सेमनीफेरस नलिका, या इसका तीसरा नाम होता है रेता नलिका। रेता नलिका। तो क्वेश्चन आता है वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है शुक्रजनक नलिका, जिसको कहता है सेमनीफेरस नलिका या रेता नलिका। ये आपस में हजारों की संख्या में मिलकर किसका निर्माण करती है, वर्षण का क्या करती है, निर्माण करती है। ध्यान देना है, तो वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका या सेमनीफेरस नलिका, या इसको कहते हैं अपन रेता नलिका। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है वर्षण के बारे में। देखिए इधर, वर्षण में दो प्रकार की कोशिकाएं
पाई जाती है। ध्यान देना, इधर दोनों कोशिकाओं के बारे में आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी कोशिका वर्षण में होती है और इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अब ध्यान दें, वर्षण में दो प्रकार की कोशिका बनती है। पहली जो होती है उसको कहते हैं अपन लीडिंग कोशिका। पहली कोशिका कौन सी बनती है? लीडिंग कोशिका, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका। दूसरी जो कोशिका बनती है, ध्यान देना इधर, वो होती है सरटोली। दोनों ही कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से। सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं आलंबन। आलंबन कोशिका। तो वर्षण में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? मुख्य रूप से दो प्रकार की। पहली है लीडिंग कोशिका, दूसरी सरटोली कोशिका। अब देखो लीडिंग कोशिका क्या होती है? ये वर्षण के संयोजी उत्तक में बनती है। कहाँ बनती है? संयोजी उत्तक में बनती है। आगे देखिए, ये कोशिकाएं, इनका कार्य देखिए, ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को, किसको? शुक्राणुओं को पोषण देती है। इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण देना। अब ध्यान दो, शुक्राणुओं को पोषण देती है। ये एक अंतःस्रावी, ध्यान देना, जो अंदर रक्त के अंदर स्राव होता है उनको अंतःस्रावी कहते हैं। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अब आप सभी जानते हैं, पहली इस छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, नरलिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन। नर का लिंग हार्मोन एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा के दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है? लीडिंग कोशिकाओं से। तो क्वेश्चन आएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी कोशिकाएं स्रावित करते हैं? तो आप बताएंगे वर्षण की कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, तो आप बताना है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा नर लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन, जिसको अपन टेस्टोस्टेरोन, ये किस एंड्रोजन्स बोलते हैं इनको सम्मिलित रूप से। क्या बोलते हैं? नर के द्वारा जो भी लिंग हार्मोन निकाले जाते हैं उनको एंड्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है एंड्रोजन्स का ही क्या है? उदाहरण है। टेस्टोस्टेरोन बोल दो, एंड्रोजन्स बोल दो, या हिंदी में कहते हैं पुंजन। क्या कहते हैं? पू का मतलब पुरुष वाला, तो पुंजन। तो इस ग्रंथि के द्वारा यानी लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन निकाला जाता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसे अपन नर लिंग हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन या पुंजन स्रावित किया जाता है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते। ये आवाज़ का भारी होना,
त्वचा पर बाल होना, ये सारे जो लक्षण हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, उनको कहते हैं अपन द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो नर के द्वारा केवल एक ही लिंग हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन कौन सी कोशिका निकालती है, तो आपको याद रखना है लीडिंग कोशिका, हिंदी में कहते हैं इसको अंतराली कोशिका। कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे वृषण में। कहाँ पाई जाती है, वृषण में। अब वृषण में एक दूसरी कोशिका और होती है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिका, जिसको अपन कहते हैं आलंबन कोशिका। देखिए इसका कार्य क्या है, ये शुक्राणुओं को पोषण, आलंबन, जैसे नाम से पता चल रहा है आलंबन कोशिका, आलंबन व सुरक्षा प्रदान करती है। ये पूछेगा आपसे सर्टोली कोशिकाओं का कार्य बताइए, तो आपको क्या बताना है, सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणुओं को पोषण, आलंबन व सुरक्षा प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इनहिबिन हार्मोन कौन सी कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, तो आप बताएंगे सर्टोली कोशिका के द्वारा ये इनहिबिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इसके अलावा सर्टोली कोशिका का एक कार्य और ध्यान दीजिए, इधर इनहिबिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। सर्टोली कोशिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली कोशिका एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि। एफएसएच हार्मोन जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फॉलिकल, पूरा नाम होता है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। दो हार्मोन होते हैं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है एलएच जिसको अपन बोलते हैं लुटिलाइजिंग हार्मोन, एलएच लुटिलाइजिंग हार्मोन। तो फिलहाल आपको एफएसएच ध्यान देना है, एफएसएच हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नियमन करती है, नियमन करती है। तो एफएसएच हार्मोन का नियमन कौन सी कोशिका के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे सर्टोली कोशिका के द्वारा। और सर्टोली कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, इनहिबिन। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य, ये शुक्राणुओं को पोषण, आलंबन व सुरक्षा देती है। लीडिंग कोशिकाओं का कार्य, ये शुक्राणुओं को क्या देती है, केवल पोषण देती है। और लीडिंग कोशिका से जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। अब आगे देखिए आप, अब मैंने पहले आपको बताया था कि जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश की भित्ति में पाए जाते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं। अब ध्यान दे इधर, तो दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान दे इधर। वृषण गुबर्नेकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वृषण गुबर्नेकुलम तंतुओं द्वारा, कौन से तंतुओं द्वारा, गुबर्नेकुलम तंतुओं द्वारा वृषण कोश की, यानी वृषण कोश में पाए जाते हैं, तो वृषण कोश की भित्ति से, वृषण कोश की भित्ति से जुड़े होते हैं। आपसे पूछा जाए वृषण कोश की भित्ति से किस रचना द्वारा जुड़े होते हैं, तो आपको याद रखना है गुबर्नेकुलम तंतुओं द्वारा। वृषण कोश की भित्ति से, किससे, वृषण कोश की भित्ति से किसके द्वारा जुड़ते हैं, गुबर्नेकुलम तंतुओं द्वारा। अब क्वेश्चन आ जाए कि वृषण उदर गुहा की भित्ति से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है।
वर्षण, वर्षण इग्वाइनल, ध्यान दे इधर, वर्षण इग्वाइनल, इग्वाइनल नलिका द्वारा, कौन सी नलिका द्वारा? इग्वाइनल नलिका द्वारा उदर गुहा की भित्ति से जुड़े होते हैं। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वर्षण गुबर्नेकुलम तंतुओं द्वारा, तो किससे जुड़े होते हैं? वर्षण कोश की भित्ति से। और वर्षण इग्वाइनल नलिका द्वारा किससे जुड़े होते हैं? उदर गुहा की भित्ति से। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही से याद करना है कि वर्षण कोश की भित्ति से किससे जुड़ते हैं? गुबर्नेकुलम तंतुओं से। और वर्षण उदर गुहा की भित्ति से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इग्वाइनल नलिका के द्वारा। तो ये जो वर्षण की संरचना थी वो अपन ने करीब करीब पूरी तरह से पढ़ ली है। अब अपन इसके जो सहायक जननांग है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सहायक जननांग कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या होता है। तो वर्षण का जो भी मैंने आपको बताया ये चीज़ आपको सारी याद होनी चाहिए कि वर्षण में क्या क्या होता है, वर्षण में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, वर्षण के आवरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वर्षण किस नलिका के द्वारा वर्षण कोश से जुड़े होते हैं, उदर गुहा से कैसे जुड़े होते हैं, वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, वर्षण कोश में क्यों रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आज अपन ने नर जनन तंत्र का जो मेन अंग था, नर जनन तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें अपन ने पहला जो प्राथमिक जननांग था वर्षण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले चैप्टर में इसके जो अपन सहायक जननांग हैं और सहायक जनन ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।